दुल्हन के रूप में दीप्ति आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। ससुराल में बहुत ही सुंदर ढंग से उसका स्वागत किया गया। सबका प्यार पाकर मानो दीप्ति धन्य हो गई। संदीप, जो कि दीप्ति का पति था, वो भी दीप्ति पर जान न्यौछावर करता था। दीप्ति ने ऐसे ससुराल की कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह के 9 बज रहे थे। दीप्ति दर्पण के सामने अपने बाल संवार रही थी। तभी संदीप वहां आ गया। तुम्हारे इन घने बालों में मैं इस कदर खो गया हूँ कि आज ऑफिस जाने का दिल नहीं करता है। अच्छा, तो अपने बॉस से क्या कहोगे? कह दूंगा कि वाइफ की तबीयत खराब है। कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप ऑफिस जाओ, मैं आपका लंच बॉक्स लेकर आती हूँ। कहकर दीप्ति किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद संदीप के हाथों में डब्बा देते हुए बोली, शाम को आते समय कुछ सामान लेते आना, मैंने लिस्ट बना दी है। जैसी आपकी आज्ञा कहकर संदीप मुस्कुराते हुए ऑफिस चला जाता है। दीप्ति की ननद सुरेखा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। भागकर दीप्ति के पास आती है और बोली, भाभी मैं आज स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, जल्दी से ढूंढ कर दे दो मुझे। ठीक है, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे जूते ढूंढती हूँ। नाश्ते के टेबल पर दूध का ग्लास देखकर सुरेखा फिर चिल्लाने लगी, भाभी मुझे दूध पसंद नहीं है, कितनी बार आपसे कहा है मैंने, मुझे जूस दे दो। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। दीप्ति फिर दूसरे ग्लास में जूस लेकर आती है। तभी उसकी सासू माँ वहाँ आ जाती हैं और सुरेखा को डांटते हुए कहने लगी, इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी अपना सामान खुद नहीं ढूंढ सकती और नाश्ते में भी ढेरों फरमाइशें हैं तेरी। फिर थोड़ा रुक कर कहने लगी, बहू अभी नई नई आई है, इतना काम कराओगी तो बेचारी थक जाएगी। सुरेखा मुंह बनाकर जूस पीने लगी और दीप्ति अपनी सास के लिए नाश्ता लगाने लगी। तभी सुरेखा हंसते हुए बोली, अरे भाभी, माँ नाश्ते में फल और दूध लेती हैं, आलू के पराठे नहीं। फिर दीप्ति सास के लिए दूसरा नाश्ता लगा देती है। उसकी सास मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगी। दीप्ति के मन को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि बाकी सासों की तरह दीप्ति की सास नहीं थी जो बहू की एक गलती पर 100 डांट लगाती हैं, बल्कि उसकी सास तो गलती होने पर भी प्यार से समझाती हैं। नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के बाद दीप्ति अपनी सासू माँ के पांव छूना कभी नहीं भूलती और सासू माँ बड़े ही प्यार से उसे आशीर्वाद देती, जल्दी से भगवान तेरी गोद भर दे। मगर दीप्ति को अभी कोई जल्दी नहीं थी। संदीप का छोटा भाई तो अभी 15 साल का था। वो अभी भाभी से बहुत प्यार करता था। कभी कभी उसकी बातें सुनकर दीप्ति सोच में पड़ जाती। एक दिन दीप्ति ने अपने देवर नितिन के लिए सैंडविच बनाया तो नितिन के मुंह से गलती से निकल गया, भाभी आप भी बिल्कुल भाभी की तरह सैंडविच बनाते हो। दीप्ति ने पूछा, भाभी वो तो मैं ही हूँ, फिर आप किस भाभी की बात कर रहे हो? तभी दीप्ति की सास वहाँ आ गई, अरे मेरी बहन की बहू है ना, ये उसी की बात कर रहा है, और नितिन को घूरने वाली नज़रों से देखने लगी। फिर दीप्ति की तरफ देखते हुए बोली, बहू सैंडविच मुझे भी खिलाना। जी मम्मी जी कहकर दीप्ति सैंडविच बनाने लगी। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। दीप्ति ने सुना था कि ससुराल में सबका दिल जीतने के लिए बहू को सबके ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो सब उसे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। संदीप तो दीप्ति को इतना प्यार करता है जिसकी दीप्ति ने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। संदीप का प्यार देखकर तो दीप्ति निहाल हो गई थी। दीप्ति की शादी मंदिर में हुई थी, बस 2-4 लोग ही शादी में शामिल हुए थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे ख्वाब अधूरे रह गए। उसने भी बाकी लड़कियों की तरह अपने सारे सपने सजा रखे थे कि कैसे राजकुमार की तरह उसका दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आएगा और धूमधाम से उसकी शादी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत सादे ढंग से उसकी शादी हुई। दीप्ति को ऐसा लगा कि उसके सारे सपने टूट गए। वो इस तरह से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ सबका प्यार पाकर वो इस कसक को भूल चुकी थी। अब दीप्ति भी अपने परिवार के हर सदस्य की परवाह करती थी, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, रोज सवेरे सबके पसंद का नाश्ता टेबल पर सजाती और सबके साथ बैठकर बड़े चाव से नाश्ता करती। नाश्ते की टेबल पर नंद और भाभी एक दूसरे की टांग जरूर खींचते और नितिन भी पीछे नहीं रहता। इसी हंसी ठिठोली के साथ दिन बीतने लगे। नाश्ते के बाद संदीप ऑफिस चला जाता
और दोनों बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। घर में दोनों सास बहू ही रह जाते। ससुर जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना मालूम था कि वो किसी बात से नाराज होकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। किचन में बर्तन रखकर दीप्ति टेबल साफ करने लगी। तभी उसकी सासू माँ किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। दीप्ति भाग कर आई और उनके हाथ से बर्तन लेकर बोली, मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं, छोड़िए। क्या हुआ बेटी, तुम अकेली दिन भर सारा काम करती रहती हो, मुझे भी तो कुछ करने दो। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखिए। दीप्ति की जिद के आगे सासू माँ की एक नहीं चली और उन्हें आकर सोफे पर बैठना पड़ा। दीप्ति गुनगुनाती हुई किचन का काम करने लगी। थोड़ी देर बाद एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर आती है और फिर दोनों सास बहू चाय की चुस्की लेते हुए टीवी देखने लगी। दीप्ति के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। शादी के 6 महीने बाद एक दिन दीप्ति को अचानक चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। फिर क्या था, उस घर में मानो खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था उनकी वर्षों की मुरादें पूरी होने वाली हैं। डॉक्टर ने दीप्ति का बहुत ख्याल रखने को कहा था क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर थी। इसीलिए अब सासू माँ ने घर के काम में उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अगर दीप्ति उन्हें मना करती तो वो झिड़क कर कहती, ये सब मैं अपने पोते के लिए कर रही हूँ। सुनकर दीप्ति भी कुछ नहीं कह पाती। अब सुरेखा भी दीप्ति को परेशान नहीं करती थी, बल्कि दीप्ति के छोटे मोटे काम वो कर दिया करती। दीप्ति के खाने का डाइट चार्ट बन गया था। उसकी सास उसके खान पान का पूरा ख्याल रखती। भूल कर भी ऐसा कुछ नहीं देती जिससे दीप्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो। सुबह शाम संदीप दीप्ति को वॉकिंग पर लेकर जाता। सुबह सुबह जब वो घूम कर आती तो उसकी सास अपने हाथों से उसके लिए जूस बनाकर लाती और जब तक दीप्ति जूस पी नहीं लेती वो वहीं पर खड़ी रहती। संदीप का नाश्ता और लंच बॉक्स भी सुरेखा और उसकी सास मिलकर तैयार करती। दीप्ति खुशी से फूली नहीं समाती ये सोचकर कि कितना बढ़िया ससुराल मिला है उसे। दीप्ति को कभी कभी शक होने लगता कि क्या सच में उसका ससुराल इतना अच्छा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे कुछ और ही दिखाया जा रहा है। लेकिन वो लोग हैं कुछ और ही। संदीप शाम को घर आने से पहले दीप्ति को फ़ोन करके पूछता कि उसे क्या खाने का मन है, तीखा या खट्टा। फिर दीप्ति हंसते हुए कहती कि उसे खट्टा खाने का मन है। अब खट्टे में क्या ले, कुछ सोचकर संदीप ने गोलगप्पे पैक करवा लिए। इसी तरह वो रोज़ कुछ न कुछ लेकर आता। दीप्ति का देवर नितिन भी उसके लिए कुछ न कुछ लाता रहता था और सुरेखा की तो बात ही निराली थी। उसने तो अभी से खिलौने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अक्सर वो कुछ नया लेकर आती और दीप्ति के कमरे में सजा कर रख देती। उसने दीवार पर एक अच्छा सा फोटो लगा रखा था जिसमें एक गोल मटोल छोटा सा बालक था और जब वो तस्वीर को दीवार पर सजा रही थी तो भाभी से बोली, देखो भाभी, मेरा भतीजा भी ऐसा ही आएगा, बिल्कुल गोल मटोल। दीप्ति कुछ बोली नहीं मगर उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। ओए होए भाभी, आप शर्माती भी हो, सुरेखा ने मस्ती करते हुए कहा। बहुत मारूंगी तुम्हें, हमेशा मस्खरी करती है। और सुरेखा हंसते हुए वहां से भाग जाती है। दीप्ति के चाचा जी ने फ़ोन करके बताया कि वो आ रहे हैं और साथ में चाची जी भी आ रही हैं। तो दीप्ति बहुत खुश हो गई और उसने अपनी सास को बताया। दीप्ति के माँ बाप किसी दुर्घटना में मर चुके थे। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया। चाचा तो दीप्ति को बहुत प्यार करते थे, पर चाची को दीप्ति फूटी आंख नहीं सुहाती थी। हर वक्त डांट डपट करती रहती थी। वो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई। किसी तरह छुप छुपा कर चाचा ने 10वीं की परीक्षा दिलाई। चाचा जी वैसे तो नेक इंसान थे, पर चाची जी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। चाची दीप्ति से घर के सारे काम करवाती और उसे ना तो ढंग के कपड़े नसीब होते और ना ही ढंग का खाना। दीप्ति अपनी चचेरी बहन के उतारे हुए कपड़े ही पहनती थी। दोपहर का समय था, कॉल बेल की घंटी बजी। दीप्ति ने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने अपने चाचा चाची को देखकर खुशी से चहक उठी। चाची ने भी उसे प्यार से गले लगाया और चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। दीप्ति की सास ने उसकी खूब आवभगत की। दीप्ति अपने चाचा चाची से बातें कर रही थी और उसकी सास चाय नाश्ता लेकर आई।
चाची तो बहुत खुश नजर आ रही थी, मगर चाचा जी बहुत ही चिंतित दिख रहे थे। दीप्ति ने पूछना चाहा तो चाचा जी मुस्कुराते हुए कुछ और बातें करने लगे। दीप्ति समझ नहीं पाई कि आखिर क्या बात है। चाचा जी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर वो आज मुझे खुश देखकर भी इतने चिंतित क्यों हैं? दीप्ति सोच में पड़ गई। तभी संदीप भी ऑफिस से आ गए। संदीप से मिलकर चाचा चाची वापस चले गए। उनके जाने के बाद दीप्ति और सुरेखा घर के काम में लग गए। तभी संदीप आकर बोला, आज डिनर हम दोनों बाहर कर रहे हैं। सिर्फ हम दोनों? दीप्ति ने पूछा। हाँ। नहीं, अगर जाना है तो सभी साथ में चल लेंगे। तभी पीछे से माँ भी आ गईं और कहने लगी, मैंने ही संदीप को कहा है, संदीप दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता है और तुम किचन में, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बाहर घूमने जाओ। दीप्ति अब कुछ नहीं कह पाई। थोड़ी देर बाद दीप्ति और संदीप खुशी खुशी कार में बैठकर चल दिए। दीप्ति का 9वां महीना चढ़ चुका था। अब उसे चलने फिरने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। उसके पैरों में सूजन हो गया तो उसकी सास ने पैरों की मालिश कर दी, जिससे उसे बहुत अच्छा लगा। आज सुबह से ही दीप्ति के पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दोपहर के बाद दर्द बहुत तेज हो गया। दीप्ति दर्द से तड़पने लगी तो उसकी सास ने संदीप को ऑफिस से बुलवा लिया और सभी अस्पताल पहुंचे। स्ट्रेचर पर दीप्ति को लेकर डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, तभी दीप्ति की सास ने पूछा, डॉक्टर साहब चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर ने बताया कि दीप्ति की हालत ठीक नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ या बच्चा किसी एक को ही बचा सकते हैं। तभी संदीप ने झट से कहा, डॉक्टर साहब आप पहले बच्चे को बचाइए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। दीप्ति को थोड़ा थोड़ा होश था और वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन जब उसने संदीप की बातें सुनी तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने गर्म शीशे उसके कानों में डाल दिए हो, और वो तड़प उठी और मूर्छित हो गई। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो संदीप और उसकी माँ दौड़कर डॉक्टर के पास आए और बोले, डॉक्टर साहब क्या हुआ? तब डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, चिंता ना करें, बच्चे और उसकी माँ दोनों सुरक्षित हैं, और हाँ, आपको पोता हुआ है तो खुशियाँ मनाएं। संदीप की माँ मानो खुशी से पागल हो रही थी। मिठाई मंगवाकर पूरे अस्पताल में बांटी गई। नर्स को संदीप ने कुछ पैसे भी दिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि अब आप अपने पोते से मिल सकते हैं। आपकी बहू अभी बेहोश है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। संदीप की माँ तो सुनते ही दौड़ पड़ी दीप्ति के कैबिन में। दीप्ति की तरफ तो उन्होंने देखा भी नहीं, बस अपने पोते को निहारने लगी, जिसे नर्स अभी अभी सुला कर गई थी, और उसे गोद में उठा लिया और कहने लगी, कैसा चांद सा प्यारा मुखड़ा है, बिल्कुल मेरे संदीप पर गया है। तभी संदीप भी पीछे से आ गया और उसकी छोटी छोटी उंगलियों को देखते हुए कहने लगा, माँ अभी तो ये ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो कैसे ककड़ी जैसे हाथ पैर हैं। माँ की आंखें जो देख लेती हैं वो कोई और नहीं देख सकता। तू जब छोटा था तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। संदीप हंसने लगा। थोड़ी देर बच्चे को गोद में रखने के बाद फिर से वही सुला दिया और बाहर आ गए। लगभग 1 घंटे बाद दीप्ति को होश आया। जब उसे पता चला कि लड़का हुआ है तो वो बहुत खुश हुई। नर्स ने बच्चे को उसके बगल में लिटा दिया। दीप्ति अपने बच्चे को प्यार से सहलाने लगी। फिर नर्स की मदद से बच्चे को दूध पिलाया। लगभग 1 हफ्ते बाद दीप्ति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दीप्ति जब अस्पताल में थी, नर्स ही उसके बच्चे की देखभाल करती थी। उसकी सास और संदीप भी आते रहते थे, लेकिन दीप्ति की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। कभी कभी दीप्ति बहुत दुखी हो जाती, लेकिन फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली देती कि शायद बच्चे की खुशी में उन्हें और कुछ याद ही नहीं है। लेकिन दीप्ति संदीप की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दीप्ति की हर छोटी छोटी परेशानियों पर ध्यान देने वाला संदीप आज उसका हाल तक नहीं पूछ रहा था। आखिर क्या वजह हो सकती है? दीप्ति के जहन में अनेक सवाल एक एक करके उभरने लगे। उसका सिर भारी भारी सा रहने लगा। तभी नर्स ने आकर दीप्ति को दवाई पिलाया और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में सो गई। 1 हफ्ते बाद जब दीप्ति अस्पताल से घर आई तो उसे एक ऐसे सच का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो लोग कल तक उससे इतना प्यार करते थे वो आज इतने घिनौने रूप में नजर आएंगे।
और जब उसे पता चला कि उसके चाचा चाची भी इस खेल में शामिल हैं, तब वो बिल्कुल टूट गई। संदीप की शादी पहले रागिनी से हो चुकी थी, लेकिन कुछ साल बाद पता चला कि रागिनी कभी मां नहीं बन पाएगी। संदीप की मां को अपने बेटे का वारिस चाहिए था। संदीप एक तरफ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो दूसरी तरफ वो अपनी मां की इच्छा भी पूरी करना चाहता था। तभी उसे दीप्ति के बारे में पता चला और उनके चाचा चाची से सारी बातें बताकर शादी के लिए राजी किया। बदले में संदीप ने दीप्ति की चाची को बहुत बड़ी रकम भी दी। सबने मिलकर ये तय किया कि शादी के बाद दीप्ति अपना बच्चा रागिनी को दे देगी। मगर दीप्ति को ये कैसे मंजूर होता? वो अपने जिगर के टुकड़े को कैसे किसी और की गोद में कैसे सौंप सकती थी? लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। दीप्ति के आने के दूसरे दिन ही रागिनी आ गई और आते ही उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? दीप्ति तड़प उठी। तभी संदीप वहां आ गया और दीप्ति को डांटते हुए कहने लगा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि मेरा बच्चा है, और आज से इस बच्चे की मां रागिनी है। नहीं, मैंने जन्म दिया है इस बच्चे को, मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। और दीप्ति अपने बच्चे को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। संदीप ने दीप्ति की गोद से जबरदस्ती उस बच्चे को लेकर रागिनी को दे दिया। दीप्ति ने संदीप के पांव कसकर पकड़ लिए और कहने लगी कि जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा पांव नहीं छोड़ूंगी। संदीप ने दीप्ति को पैर से कसकर ठोकर मारी। दीप्ति दीवार से टकरा गई और संदीप रागिनी और बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया। दीप्ति रोती रही, सुबकती रही, पर किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। उसकी छाती से दूध बह रहा था और कलेजा फट रहा था और आंखों में आंसू भी बहे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसकी सास कमरे में आई और साथ में संदीप भी था। सास ने दीप्ति को समझाते हुए कहा, देखो जो हो रहा है हम उसे बदल नहीं सकते हैं। बच्चे पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहो माँ। दीप्ति ने मिन्नतें करते हुए कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो। तब संदीप ने उससे कहा कि वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है, लेकिन बच्चे से दूर रहना है और घर का सारा काम करना पड़ेगा। दीप्ति हर शर्त मानने को तैयार थी, क्योंकि वो अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो एक नौकरानी की तरह घर के सारे काम करती। घर के सभी सदस्य जिनसे दीप्ति ने बस प्यार ही पाया था, आज उनका बदला हुआ रूप दीप्ति सहन नहीं कर पा रही थी। नौकरों से भी बुरा व्यवहार दीप्ति के साथ हो रहा था, लेकिन बच्चे को पाने की आस में दीप्ति ये सब बर्दाश्त करती रहती। जब मुन्ना रोता तो दीप्ति तड़प उठती और दौड़कर संदीप के कमरे तक जाती, मगर संदीप उसे देख दरवाज़ा बंद कर लेता और दीप्ति वहीं खड़ी बच्चे के चुप होने का इंतजार करती। एक दिन बच्चे का रोना दीप्ति से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रागिनी के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मेरा बच्चा भूखा है, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन रागिनी को उस पर दया नहीं आई और उसने दीप्ति को घसीटकर कमरे से बाहर धकेल दिया। रागिनी ये भी भूल चुकी थी कि बच्चे के लिए माँ का दूध ही अमृत होता है। मुन्ने को डब्बे का दूध पिलाकर वो संतुष्ट थी। उसे बच्चे का माँ के लिए तड़पना दिखाई नहीं देता, और दिखाई देता भी तो कैसे। उसने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तो शायद उसके दर्द को समझ पाती। दीप्ति अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन दीप्ति जानती थी कि चाहकर भी वो इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये लोग, बड़े लोग, कानून को भी अपने सामने गूंगा बना देते हैं। दीप्ति भला अकेली उन लोगों से कैसे लड़ पाती? लेकिन दीप्ति को अपने आप पर यकीन था और उसे ऐसा लगता था कि अगर वो पूरे दिल से बच्चे को पाने की कोशिश करेगी तो ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। और सच में जब हम शिद्दत से किसी चीज़ की कामना करते हैं तो ईश्वर को भी मजबूर होकर मदद करनी पड़ती है। एक दिन दीप्ति मंदिर से वापस घर आ रही थी तो रास्ते में उसे बचपन की सहेली विनीता मिल गई। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और बातों ही बातों में दीप्ति को पता चला कि विनीता एक महिला सेवा संगठन को चलाती है, जहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है और उन्हें न्याय दिलाया जाता है। क्या तुम्हारी संस्था मेरी मदद करेगी? अचानक दीप्ति कह उठी। तुम्हें क्या हुआ है? विनीता ने पूछा तो दीप्ति की आंखों में आंसू छलक आए। विनीता उसकी हालत देखकर तड़प उठी
तो दीप्ति ने विनीता को सारी बातें बताई। फिर विनीता ने दीप्ति को अपना कार्ड दिया और कहने लगी, देखो दीप्ति, जुर्म करने वाले तब तक जीतते रहते हैं जब तक हम खुद को हारा हुआ समझते हैं। जब हम उनके खिलाफ डट कर खड़े हो जाएंगे तो उनकी हार अवश्य होगी। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। दीप्ति कल मिलने का वादा करके वापस घर लौट आई। आज उसे थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए डरते डरते उसने घर में कदम रखा। तभी सासू माँ ने टिप्पणियाँ शुरू कर दी। देखो, नाश्ते के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं और रानी साहिबा आराम से टहलते हुए आ रही हैं। संदीप ने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी तरह हम सब निकम्मे नहीं हैं, हमें ड्यूटी जाना होता है। जाओ जल्दी नाश्ता लेकर आओ। दीप्ति किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी, मगर दीप्ति का ध्यान अब विनीता की बातों पर था। उसे उम्मीद की एक किरण दिख गई थी। उसने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि कल वो विनीता से जरूर मिलेगी। अगले दिन दीप्ति सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई, सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर सासू माँ से आकर कहने लगी कि आज उसका एकादश का व्रत है, इसीलिए मंदिर में थोड़ी देर हो जाएगी। बेमन से उसकी सास ने जाने के लिए कहा। बड़ी मुश्किल से दीप्ति घर से बाहर निकल पाई। थोड़ी दूर जाने के बाद दीप्ति ने इधर उधर देखा, फिर टैक्सी पकड़कर विनीता के घर की तरफ चल पड़ी। कल उसे विनीता ने कुछ पैसे भी दिए थे ताकि आने जाने में परेशानी ना हो। विनीता के बताए पते पर दीप्ति पहुंच गई। विनीता से मिलकर दीप्ति ने सारी बातें उसको विस्तार से बताई। दीप्ति की सारी बातें सुनने के बाद विनीता ने आश्वासन दिया कि वो उसकी पूरी मदद करेगी और उसका बच्चा उसे वापस दिलाएगी। जाते समय विनीता ने दीप्ति को एक मोबाइल दिया और कहने लगी कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पर मैं तुमसे बात कर लिया करूँगी, बस इसे सबकी नज़रों से बचा कर रखना। थोड़ी देर बाद दीप्ति घर आ गई। अब दीप्ति विनीता से बातचीत करती रहती। कभी कभी विनीता मंदिर में दीप्ति से मिलने आया करती थी। एक दिन विनीता दीप्ति के साथ थाने गई और FIR दर्ज कराया। फिर अगले दिन पुलिस वाले के साथ आ धमकी। संदीप और उसकी मां ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पुलिस वाले भी मजबूर थे, क्योंकि उस महिला की संस्था के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते थे। पुलिस संदीप को गिरफ्तार करने लगी तो संदीप की मां पुलिस वाले से मिन्नतें करने लगी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और संदीप को जाना पड़ा। विनीता ने पहले से ही एक अच्छे वकील से बात कर ली थी और उसने दीप्ति को भी बता दिया था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबके जाने के बाद दीप्ति की सास और रागिनी दीप्ति पर मानो टूट पड़ी। लात घूसों से दीप्ति का बुरा हाल हो गया था। उसका देवर आया और दोनों को डांटते हुए कहने लगा, तुम लोग अपनी तरफ से इस केस को और कमज़ोर बना रहे हो। फिर उसने दोनों को समझाया तो दीप्ति को अधमरा छोड़ दोनों वहाँ से चली गईं। दीप्ति रोती हुई विनीता को फ़ोन पर सारी बातें बताती है तो विनीता उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वो इन सब का सामना करे। कोर्ट में जज के सामने दोनों वकीलों की बहस होती है। संदीप ने वकील के पीछे पैसा तो पानी की तरह बहाया, यहाँ तक कि उसने DNA टेस्ट करने वाले डॉक्टर को भी खरीद लिया था। लेकिन विनीता भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अंत में दीप्ति के हक में फैसला सुनाया गया। जज साहब ने कहा कि संदीप दीप्ति के बच्चे को उसे वापस दे दे, साथ ही दोनों के भरण पोषण के लिए हर महीने पैसे भी देने होंगे। संदीप और उसकी मां का चेहरा उतर गया था। एक गुनहगार की तरह वे जज साहब के सामने खड़े थे। संदीप को जज साहब की हर शर्त माननी पड़ी। जज साहब के सामने ही बच्चे को रागिनी से लेकर दीप्ति की गोद में उसने रख दिया। दीप्ति बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी कोई कीमती चीज जो खो गई थी आज मिल गई। उसने विनीता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तुमने मेरे लिए जो किया है उसके बदले ना तो मैं कुछ दे पाऊंगी और ना ही मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका पाऊंगी। विनीता ने दीप्ति को समझाते हुए कहा, ये सब तुम्हारे हिम्मत के कारण ही हो पाया है। अगर तुम खुद को नहीं बदलती तो ये संभव ही नहीं होता। सच ही तो कहा विनीता ने। दीप्ति ने अपने बच्चे को पाने के लिए जिस तरह खुद को बदल लिया और जिस तरह हिम्मत दिखाई वो सचमुच काबिले तारीफ थी। अपने हक के लिए हर इंसान को बदलना चाहिए। दीप्ति के इसी बदलाव के कारण आज उसका बच्चा मिल गया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।